You are watching Breaking Barriers. I'm your host आलिया। क्या जब गरीबों पर टैक्स लगेगा तभी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं करेगी, और अगर अमीरों पर टैक्स लगाया जाता है तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। हुआ कुछ यूँ ही है, आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, और उसकी वजह ये है कि जैसे ये खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 10% सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया है सुपर रिच कंपनीज़ पर, तो फौरी खबर ये भी आई कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। अच्छा, जो टैक्स इम्पोज किया गया है वो है किन चीज़ों पर, मैं आपको बता देती हूँ। सुपर टैक्स 10% सुपर टैक्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन बिग इंडस्ट्रीज़, जिसमें के शामिल हैं स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र्स, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड टोबैको। अब ये सुपर रिच लोगों पर सुपर टैक्स इम्पोज करने पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तो चलें, फिर भी कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत था कि आप जब गरीबों पर, आम लोगों पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं तो ये फ़ैसला करना ही चाहिए था कि आप ऐसे लोगों पर भी टैक्स लगाएं जिनको टैक्स देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब ये टैक्स इम्पोज होने के बाद वो 10 करोड़ से ज़्यादा टैक्स देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी करोड़ों टैक्स, ये जो टैक्सेस लगे इसकी वजह से करोड़ों टैक्स उसका भी बढ़ेगा। तो वो बताना ही चाह रहे थे कि अब उन्होंने एक उस कैटेगरी पर टैक्स लगा दिया है जिसके ऊपर हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि जनाब इनके ऊपर क्यों नहीं लगाते, वेल्थ टैक्स क्यों नहीं होता, अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगता, ये वाली। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान 1 लाख टैक्स हमेशा देते थे। उन्होंने कहा एक अरसा हो गया था इमरान खान 1 लाख टैक्स दिया करते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि जब तोशा खाने का केस चला और फिर जब उनके ऊपर ये ख़बरें आना शुरू हो गई और फिर एक तरह से साबित ही हो गया कि उन्होंने तोशा खाना के जो तहाइफ हैं वो उन्होंने बेचे हैं, और उन्होंने इसका एक्सेप्ट भी कर लिया कि उन्होंने वो बेच के क्या काम किया, क्या करवाया। तो उसके बाद उन्होंने कुछ तकरीबन 98 यानी 1 करोड़ से थोड़ा कम 98 लाख टैक्स दिया है फर्स्ट टाइम। तो वो भी ज़ाहिर है कि पता चल गया। अगर ये पता ना चलता तोशा खाना के कि उन्होंने तहाइफ लिए हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो नहीं बताया, ये तो बहुत बड़ा स्कैम आया ना, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, उसके बाद पता चला। और अगर ये पता ना चलता, ये सब सामने ना आता, तो वो इसका भी टैक्स ना देते। उनका टैक्स 1-2 लाख ही रहता है, इसका मतलब है। तो उनकी क्योंकि वेल्थ में इस वजह से इजाफा हुआ, तो इस वजह से उन्हें टैक्स भी कोई 1 करोड़ से थोड़ा कम देना पड़ा इस दफ़ा। वैसे तो जनाब ये गुर ढूंढना चाहिए, ये गुर बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप पूरी ज़िंदगी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरें और आपके अपने पास पर्सनल गाड़ी ना रहे, कभी भी ना हो। तो ये बड़ा कमाल की बात है, बल्कि बकरियाँ हों। अच्छा जनाब, इसी के साथ साथ एक और बड़ी ख़बर ये है कि अभी तक तो हम ये देख रहे थे ना कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चल रहे थे, कैंपेन चल रही थी, और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, जर्नलों के ख़िलाफ़, इस तरह। लेकिन वो तो चल ही रही है, वो अभी बंद नहीं हुई है जो कैंपेन चल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ हुआ ये है कि अब दूसरी तरफ से भी अपने बचाव के लिए एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है, और उसमें अब हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं किया गया, ना ही कोई इस तरह की बात की गई है, ना ही कोई ख़बर है, लेकिन ट्रेंड्स देखने से पता चलता है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स पहले थे वो हम आपको मुसलसल बताते रहे, किस तरह के ट्रेंड्स थे, गो बाजवा गो, और इस तरह के ट्रेंड्स चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ट्रेंड्स, लव यू बाजवा, ये ट्रेंड चल रहा है। फिर इसी के साथ ISPR के हक़ में ट्रेंड्स चल रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि ये जो हैं अब ये जवाब दिया गया। फिर घबरा गया खान, घबरा गया कप्तान, ये चल रहा है, घबरा गया न्याजी। तो अब मतलब ये हुआ कि मुकाबला सख्त है, मुकाबला बराबर का हो चुका है। इस कैंपेन के दौरान एक वीडियो के बड़े चर्चे रहे, और वो जनरल शुजा पाशा की वीडियो, जिसमें देखा जा सकता है कि जनरल शुजा पाशा का नाम ऊपर लिखा हुआ है, और वो जिस किस्म की बातें की जा रही हैं उसके अंदर वो ये कहा जा रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़, जर्नलों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, और किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर को बना दिया जिसको, और फिर ये कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को बना दिया है, ये देखो ये क्या हो रहा है, और फिर ये कि रात को नींद कैसे आती है, और इसी तरीके से कि ये तो एसेट्स ले लिए जाएंगे, ये जो कुछ हो रहा है इसमें तो जितने पाकिस्तान की असासे हैं वो ले लिए जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी सुनाई देती हूँ, आपको पता चल जाए। अगर ये डेटर्स खत्म होगी तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जूते मार के आपको पाकिस्तान से निकाल देगा और पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और ये होगा
जो अगर हम इसी तरह जर्नल्स के और जर्नल्स के पीछे और आर्मी को देखते रहे, किस तरह की ये जमहूरियत है जिसके अंदर आर्मी इतनी इन्वॉल्व हुई है। मैं आप सबसे पूछता हूं, और ये मैं अपने भाइयों से, ये जो जर्नल्स बैठे हुए आर्मी के अंदर है, यार किस तरह के आप लोग हो, सोचो, अब सोने से पहले कभी सोचो। इनके लोग इसको इस तरीके से शेयर करवा रहे हैं कि जनरल शुजा पाशा ये बोल रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये उनका बोलना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि देखो जर्नैल सियासत में मदाखलत करें। ये सुन लिया आपने उन्होंने क्या कहा। तो जनरल शुजा पाशा के ऊपर तो खुद इल्ज़ाम आता है कि पीटीआई को बनाने वाले वो हैं। इमरान खान का जो पहला जलसा करवाया था 2011 में, जो सबसे बड़ा जलसा था, और जिससे वो कहते हैं ना कि एक पता चले कि एक पार्टी आई है और उसकी उठान नज़र आए, और उसके बाद से जो है इमरान खान ने मुड़ के नहीं देखा, वो अब मुड़ के उन्होंने देख लिया पीछे के हो क्या गया। तो अब वो जो जलसा करवाने का और इनको ऊपर लाने का और लोगों को सपोर्ट इनकी हासिल करने का, ये सब जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो जनरल शुजा पाशा पे भी वाले इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वो तो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है वो ये खुद कैसे बैठ के कहेंगे कि ये जो है ये क्यों कर रहे हैं, ये फ़ौज क्यों इसके ऊपर दखल अंदाजी कर रही है सियासत में। और ये तो बात ये है कि ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है जनरल शुजा पाशा की नहीं है, ये उनसे मिलता जुलता एक बंदा है, यानी ये कि शक्ल जो है वो मिलती जुलती लग रही है। पहली मरतबा जब वीडियो ये सामने आती है, नज़र में आती है, तो पता चलता है कि वाकई ये जिसकी कही जा रही है, अच्छा ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, एक्स जनरल शुजा पाशा नाम लिखा हुआ है। अब जिन लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं देखा, या बहुत सारे एरियाज़ या ऐसे लोग होते हैं जो सही तरीके से उनको नहीं पता चलता, तो वो तो यही समझ रहे हैं कि ये वो वीडियो है। लेकिन इसको आगे सर्कुलेट, ये नाम लिख के इस तरीके से सर्कुलेट करने का क्या मकसद है, क्योंकि ये बंदा अपने आप को जनरली बता रहा है, एक्स जनरल, और वो कह रहा है कि मैं नाम भी लिखा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी कैंपेन्स चल रही हैं। सियासत से हटकर ज़रा एक दो खबरें बहुत अहम हैं, और जो खबर पब्लिश हुई वो ये है कि इस्लामाबाद में 2017 से अब तक 235 ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमात दर्ज हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं 235, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 मुल्ज़िमान को सज़ा हुई है। अगर 235, वैसे तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा होंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा केसेस होंगे, लेकिन अगर 235 केसेस रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन से ज़्यादती के, रेप के, तो उसमें सिर्फ 3 मुल्ज़िमान, 3 लोग ऐसे हैं जिनको सज़ा हुई है। और इसके बाद हम ये पूछते हैं कि ये वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी ना कि पंजाब में जो इस सिलसिले में एमरजेंसी लगाई गई है, और ये क्यों इतने ज़्यादा वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि ये वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमें ये भी मालूम है कि जो ट्रेन में इस तरह का एक वाक़या हुआ है खातून से ज़्यादती का, उसके ऊपर भी अब उसकी वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसमें खातून ने पहचान भी लिया उन लोगों को और उनको पकड़ा गया था, और भी ऐसे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर 200-300 वाक़यात होंगे और उसमें से आप सिर्फ 3 लोगों को सज़ा देंगे, तो ये वाक़यात बढ़ेंगे नहीं? मतलब फिर भी ये सवाल अगर उठाया जाए कि वाक़यात क्यों बढ़े हैं, तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम अभी पूरी, अगर हम इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम अलग से करेंगे तो उसके ऊपर हम बता सकते हैं कि कितने रिपोर्ट हुए, क्या हुआ, क्या सारा सिलसिला। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ सवाल मेरा ये है कि अगर सिर्फ 200-300 भी आप कहीं पर रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से सिर्फ 3 लोगों को आप पकड़े हैं, पकड़ ज़्यादा लोगों को रहे हैं, सज़ा 3 लोगों को दे रहे हैं, तो क्या इससे वाक़यात रुक जाएंगे? इससे तो लोगों को हौसला मिलेगा। वो उनको ये आप ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, करते रहो, कुछ नहीं होता, कौन सा पकड़ा जाता है, देखो इतने वाक़यात हुए, इसमें से सिर्फ इतने हुए हैं, पकड़े गए हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता ये कि जिनको सज़ा हुई, उन 3 की भी बात कर लेते हैं। ये जो 3 को सज़ा होती है ना, उसमें से मोटरवे केस वाले जो मुजरिम आबिद जिसका नाम था, वैसे लोग हैं कि जिनको सज़ा होती है। और उनके साथ क्या होता है, उसने जब ये वाला जुर्म किया था तो उससे पहले वो 3 मरतबा ऐसी वारदात करके और ज़्यादती करके, जगह जगह डकैतियाँ मार के ख़वातीन के साथ वहाँ पे ज़्यादती भी करके, और उसके बाद जेल भी गया और उसके बाद रिहा हो गया। 3 मरतबा वो रिहा हुआ था, उसके बाद उसको ये पकड़ा गया। और क्योंकि ये इतना बड़ा केस बन गया, मोटरवे वाला केस, इस वजह से उसको अब जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ये लाइमलाइट में ना आता तो दोबारा ऐसा हो जाता। तो ख़वातीन के बारे में तो बहुत हमने जो है वो कमाल कर दिखाया है ना, बहुत अच्छे हालात हैं। तो खैर, जब वज़ीर आज़म के ओहदे पर होते हुए और इतने बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर होकर लोग ख़वातीन के वाले से ऐसी बात करते हैं, तो फिर तो बाकी बातें पीछे रह जाती हैं कि जी उनके लिबास की वजह से ऐसा होता है, ये बेशर्मी पैदा होती है, ये इस वजह से होता है, बहुत सारी बातें इसमें होती नहीं। लेकिन सवाल वही है कि क्या इसको कोई देखेगा और इस तरह के जो जराइम हैं उन पर रोकथाम की जाएगी। बढ़ते हैं ज़रा बाहर की तरफ। जो
मोहम्मद बिन सलमान हैं वो टर्की के दौरे पर पहुँचे, टर्की विज़िट कर रहे हैं। अब ये दौरा इतना अहम क्यों है? इससे पहले जो तैयब उर्दवान है उन्होंने भी विज़िट किया था ना, और उस वक्त भी उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, क्योंकि तैयब उर्दवान वो मुस्लिम उम्मा का जो परचम बुलंद करके रखते हैं, उन्होंने एक और अलम बुलंद किया था। उन्होंने कहा था जमाल खशोगी का जो कातिल है उसको तो बाकायदा नाम ले लेकर उन्होंने धमकियां दी थी MBS को और सऊदी अरेबिया को कि ये यही हैं, इन्होंने करवाया और इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको इनके ख़िलाफ़ ये किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि वो खुद भी पहुंच गए और अब उनके मुल्क के अंदर MBS विज़िट कर रहे हैं और वो उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, वो उनसे गले भी मिल रहे हैं, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और अगर आप बड़े बोल बोलते हैं और आप बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं तो फिर आपको उस पर अमल भी करना चाहिए। आप जानते हैं कि दुनिया में आप ताल्लुकात रखे बिना नहीं रह सकते, और टर्की को ख़ास तौर पर हमने देखा कि जिनके खिलाफ़ वो कई बातें करते रहे, जिस तरह के कुछ अर्सा पहले इंडिया के साथ बड़ी तिजारत उन्होंने शुरू की, उन्होंने कहा भाई हम करना चाहते हैं तिजारत क्योंकि उनको उससे बेनिफिट है। इसी तरीके से अब MBS से भी वो मुलाकात करें। और मैं तस्वीर देख रही थी, आपको भी नज़र आ रही है कि वो सर झुकाया हुआ है तैयब उर्दवान ने, और MBS जो है वो हाथ मिलाते हुए यूँ कैमरे की तरफ देख के खूब मुस्कुरा रहे हैं और बल्कि हंस रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देखो, ये मुझे कहते थे, धमकियाँ देते थे, अब देख लें। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर, बाहर से ये खबर है लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहम खबर है, और ख़बर ये है कि भारत ने ये फ़ैसला किया है कि 2023 में वो G20 समिट करवा रहे हैं, जिसमें कि पूरा यूरोप वहाँ पर आएगा, इंडिया में, और बड़ी तादाद में जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं इस G20 समिट में हिस्सा लेते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है कि इंडिया G20 समिट करवा रहा है। लेकिन जो ख़बर है असल वो ये है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स वो कश्मीर में भी कंडक्ट करेंगे। G20 अब वो कश्मीर में भी करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। इसकी वजह यह है कि कश्मीर में इन तमाम लीडर्स को लेके जाना, वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन भी होंगे, वहाँ पे फ्रांस और इसके अलावा जितने भी और कंट्रीज़ हैं उन सब के लीडर्स कश्मीर में भी जाएंगे। वहाँ पर बाकायदा समिट के दौरान जो मीटिंग्स होंगी उनके लिए इंतज़ामात किए जाएंगे। आप जानते हैं कि कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हड़तालें हो रही हैं, और इसका मतलब है कि उन सब पर जो है वो कंट्रोल रखा जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और इस तरह की कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी। और वो ये जानते हैं कि वो इस तरीके से इसको कंडक्ट करेंगे कि वहाँ के बाहर के लोग जाके वहाँ पर देखें, और वहाँ पर ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत बड़ी खबर है कि कश्मीर का मौजू आप जानते हैं, पाकिस्तान तो इसके ऊपर जो है वो बड़ा अहम टॉपिक है पाकिस्तान के लिए। तो क्या इसके ऊपर अब क्या स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान की तरफ से, तो देखते हैं क्या आगे क्या होता है। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।